चलिए दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम जो ट्रिब्यूट्स हैं गाल्सवर्दी को लेकर के विभिन्न क्रिटिक्स की उसके वर्क्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड जो ट्रिब्यूट्स हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा प्रयास आपको रहेगा कुछ याद कराने का भी, और बाकी दोस्तों आपको उनको नोट करके मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो ट्रिब्यूट हैं आए हुए ट्रिब्यूट प्लस क्रिटिसिज्म जो है, जो आप कह सकते हैं कि कुछ श्रद्धांजलि है, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। और बहुत ही अलग से अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का वीडियो पूरे YouTube पर मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा। और आपको बता दूं, पिछले एग्जाम में 2 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है और उस क्वेश्चन को करने वाले बहुत ही गिने चुने लोग थे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कहां से वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि हम मिल्टन को पढ़ते हैं, वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं, शेक्सपियर को पढ़ते हैं, लेकिन हम गाल्सवर्दी के बारे में जो क्रिटिसिज्म है, जो ट्रिब्यूट्स हैं, उनका हम अध्ययन नहीं करते हैं। तो आइए मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट्स आपको समझाता हूं, बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों ये रजिस्टर का PDF बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है विजुअलिटी में, फिर भी मैंने प्रयास किया है, काफी कुछ मेहनत की, काफी देर के बाद ये वीडियो बन पा रहा है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला ट्रिब्यूट की हम बात करें तो वह गाल्सवर्दी इज अबाउट मीडियम हाइट। गाल्सवर्दी को मीडियम हाइट का व्यक्ति किसने कहा है? Who said Galsworthy that he is about medium height? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रैंक हैरिस। फ्रैंक हैरिस ने गाल्सवर्दी को बड़े ही फ्रैंक होकर के ये बात कह दी कि यू आर मीडियम हाइट, गाल्सवर्दी इज अबाउट मीडियम हाइट। ये कहा है फ्रैंक हैरिस ने, तो आपको उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फ्रैंक हैरिस ने कहा गाल्सवर्दी को, गाल्सवर्दी इज अबाउट मीडियम हाइट। इसके बाद है दोस्तों ये तीसरा कोटेशन यहां पर जो मैंने लिखा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गाल्सवर्दी इज बाय नेचर कोल्ड, इम्पार्शियल, जुडिशियल। ध्यान रखिएगा क्या बताया गया है उसको, कोल्ड, बाय नेचर, इम्पार्शियल और जुडिशियल। ये 3 गुण बताए गए हैं गाल्सवर्दी के अंदर कि गाल्सवर्दी अपने स्वभाव से कोल्ड है, इम्पार्शियल है, जुडिशियल है। तो ये गाल्सवर्दी के बारे में किसने कहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विलियम हैरोल्ड। विलियम हैरोल्ड ने गाल्सवर्दी को कोल्ड, इम्पार्शियल, जुडिशियल कहा है। कोल्ड मीन्स शांत, इम्पार्शियल और जुडिशियल। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? इसको आप मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, हैरोल्ड कोल्ड या कोल्ड हैरोल्ड, कोल्ड हैरोल्ड। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। गाल्सवर्दी इज बाय नेचर कोल्ड एंड इम्पार्शियल एंड जुडिशियल। It is said about Galsworthy by William Herold। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कोटेशन है वो है he can present। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार के लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। He can present on the stage the clash of characters and कैरेक्टर्स। ये कहा गया है ही कैन प्रेजेंट, कि वह प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द स्टेज पर, द क्लैश जो युद्ध है, जो
विरोधी अवस्था है किसकी? चरित्रों की, पात्रों की, और कुछ नहीं, केवल उनके पात्रों की। तो he can present on the stage the clash of characters and characters. It is also said by William Herold. ये भी किसने कहा है? विलियम हैरोल्ड ने गाल्सवर्दी के विषय में कहा है, गाल्सवर्दी के लिए कहा है, he can present on the stage the clash of characters. जो लड़ाई है गाल्सवर्दी के प्लेज में, वो पात्रों की लड़ाई है, चरित्रों की लड़ाई है, और कुछ भी नहीं। वहां कोई बहुत बड़ा विलेनियस कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलता, बल्कि वो मनुष्य के स्वभाव की जो लड़ाई है, जो क्लैश है, उसको वो पात्रों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से मंच पर दर्शाता है। उसके बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये बीच में कुछ कोटेशंस मैंने स्किप किए हैं दोस्तों, मुझे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, तो आप परेशान ना हो। अगला कोटेशन है 6 नंबर का कोटेशन है, गाल्सवर्दी वाज ए सोशल रिफॉर्मर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि गाल्सवर्दी को एक सोशल रिफॉर्मर की संज्ञा किसने दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को गाल्सवर्दी वाज ए सोशल रिफॉर्मर। तो गाल्सवर्दी को एक समाज सुधारक की जो संज्ञा दी है, वो किसने दी है? वो कहा है दोस्तों उनको? अल्बर्ट ने। अल्बर्ट कॉल्ड गाल्सवर्दी सोशल रिफॉर्मर। अल्बर्ट ने गाल्सवर्दी को सोशल रिफॉर्मर की संज्ञा दी है। इसके बाद दोस्तों हम ये कोटेशन पढ़ेंगे, स्कैम्प का कोटेशन है ये, कि गाल्सवर्दीज प्लॉट वर्कमैनशिप इज एक्सीलेंट। बहुत ही अच्छा मेरे को ये कोटेशन लगता है, जो 8 नंबर पे ये कोटेशन दिया है। प्लॉट, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों प्लॉट की, कि प्लॉट है क्या। देखिए एक नाटक का कथानक होता है, उसी को इंग्लिश में प्लॉट कहा जाता है, जो कहानी को डेवलप करता है। वर्कमैनशिप यानी जो उनकी कारीगरी है, जो उनका कौशल है, कार्यशैली है, वह है। तो गाल्सवर्दी की जो कथानक लिखने की, रचने की जो शैली है, जो कारीगरी है, दैट इज एक्सीलेंट। उसी को एक्सीलेंट बताया है किसने? स्कैम्प ने। दोस्तों नाम याद रखिएगा, स्कैम्प ने गाल्सवर्दी की जो प्लॉट यानी कथानक लिखने की जो कार्यशैली है, जो कौशल है, उसको एक्सीलेंट कहा है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। इसके बाद कहा गया है कि हिज कैरेक्टर वॉज एज सिंपल एज इट वॉज एडमायरेबल। उसके जो पात्र हैं, उसका जो पात्र है, वॉज एज सिंपल, उतना ही सिंपल, एज इट वॉज एडमायरेबल, जितना कि वो प्रशंसनीय है। ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है मैरियट ने। मैरियट सेड इट अबाउट गाल्सवर्दी कैरेक्टर, जो गाल्सवर्दी के पात्र हैं उसके विषय में ये बात कही गई। देखिए दोस्तों ये कोटेशन है, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज, वी नोटिस, जो हम नोटिस करते हैं, देखते हैं, पाते हैं, इन रीडिंग, पढ़ने में, द प्ले ऑफ गाल्सवर्दी, जो गाल्सवर्दी के प्लेज हैं उनको पढ़ने में जो सबसे पहली चीज हमारे संज्ञान में आती है, हम नोटिस करते हैं, इज द एविडेंट सिंसियरिटी, वो और कुछ नहीं, उनकी सिंसियरिटी है, ऑफ द राइटर, एक लेखक के रूप में या लेखक होने में, उनके जो वर्क्स को पढ़ने पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे संज्ञान में आती है वो है उनकी सिंसियरिटी, उनका अपने कार्य के प्रति समर्पण।
It is said about Galsworthy from the pen of Coates. कोट्स ने ये कोटेशन कही है। रॉबर्ट हैमिल्टन कोट्स इनका पूरा नाम है। शॉर्ट में यहां पर मैंने कोट्स लिख दिया है। रॉबर्ट हैमिल्टन कोट्स या R.H. कोट्स, इनका पूरा नाम है। इन्होंने कहा कि जब हम गाल्सवर्दी को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली जो खास चीज हमारा संज्ञान अपनी ओर आकर्षित करती है, दैट इज ओनली हिज सिंसियरिटी। वो और कुछ नहीं, उनकी सिंसियरिटी है, उनका लगाव है उनके कार्य के प्रति। देखिए दोस्तों, ये कोटेशन मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं कि कई बार आपने गाल्सवर्दी को पिनेरो एंड जोन्स के साथ, जेम्स के साथ देखा होगा। उनको कनेक्ट करते हुए उनको जोड़ते हैं हम लोग, तो उनसे रिलेटेड है, इसलिए ये कोटेशन मैं आपको बता रहा हूं। एल्ड टू द सोशल ड्रामाज ऑफ पिनेरो। संबंध, एल्ड संबंध, उनसे संबंधित हो जो ड्रामाज हैं, क्या सोशल ड्रामाज की अगर बात करें तो किसके, ऑफ पिनेरो एंड जोन्स। जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे तो मैंने कहा था कि ये नाम बड़े आते हैं, जेम्स, जोन्स। आर द लेस टेक्निकली एलाबोरेट एंड मोर इंटेलेक्चुअली फास्टिडियस प्ले ऑफ गाल्सवर्दी। तो देखो दोस्तों, यहां पर ये जो कहा गया है, आप केवल इतना याद रखिएगा, लेस टेक्निकल, यहां तक इतना आप कनेक्ट करिएगा कि लेस टेक्निकल होने की बात यहां पर कही गई है। एल्ड टू द सोशल ड्रामाज ऑफ पिनेरो एंड जोन्स आर द लेस टेक्निकल, एलाबोरेट एंड मोर इंटेलेक्चुअली फास्टिडियस प्ले ऑफ गाल्सवर्दी। इट इज सेड F.B. मिलेट। F.B. मिलेट के द्वारा ये बात कही गई है और आप इसको इस तरह से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, क्योंकि यह टेक्निकल बात कही गई है। तो उसको हम F.B. यहां पर है इनके नाम में, तो F.B. यानी फेसबुक चलाना थोड़ा टेक्निकल है, हर किसी को वो नहीं आता। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला जो कोटेशन है दोस्तों, वो है गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ बट ही हैज इंटरप्रेटेड टुडे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, आप इसको जरूर ध्यान रखें कि इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, तो हो सकता है कि शायद एग्जाम में देखने को ये आपको मिल जाए। गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ। गाल्सवर्दी कोई जीवंत चीज, कोई नई चीज ओरिजिनेट नहीं करता, बट ही हैज इंटरप्रेटेड टुडे। वो वर्तमान को, जो आज है, उसको परिभाषित करता है, उसका अर्थ बतलाता है, उसकी व्याख्या करता है। जो वर्तमान की परिस्थिति है उसकी वो व्याख्या करता है। ऐसा कहा गया है मिस स्टॉर्म जेमसन के द्वारा। मिस स्टॉर्म जेमसन ने कोट करते हुए गाल्सवर्दी को कहा है कि गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ। वो कोई नयापन नहीं लाते हैं, जो पहले से मौजूद है उसकी वो व्याख्या करते हैं, उसको लोगों के संज्ञान में वो लाते हैं। जो आज हो रहा है, जो हमारे समाज में आज परिलक्षित होता है, वो सब चीज हमको वो दिखाते हैं। तो मिस स्टॉर्म जेमसन। इसके बाद दोस्तों ये कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी कोटेशन है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छी कोटेशन है। हिज प्लेस इन ब्रिटिश ड्रामा। उनका जो प्लेस है ब्रिटिश ड्रामा में इज वेल
सिक्योर्ड, वो वेल सिक्योर्ड है, बिकॉज ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सीरियस ड्रामेटिस्ट who enjoy a national wide popularity. दोस्तों फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं. His place in British drama is well secured. पहले तो आपको इतना ही याद रख लेना है कि उनका जो स्थान है ब्रिटिश ड्रामा के अंदर एज ए ड्रामेटिस्ट के रूप में इज वेल सिक्योर्ड, वो वेल सिक्योर्ड है, बिकॉज क्योंकि ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सीरियस ड्रामेटिस्ट, कि बहुत कम ड्रामेटिस्ट में से एक गाल्सवर्दी हैं जो इतने सीरियस हैं, हु एंजॉय, जो एंजॉय करते हैं, यानी उनको प्राप्त हुई है क्या, नेशनल वाइड पॉपुलरिटी, उनको इतनी प्रसिद्धि दुनिया भर में मिली है. तो ये किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है J.L. रॉय ने, J.L. रॉय. ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मैं जहां आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट है तो उसको आप जरूर समझें, याद करने का प्रयास करें. मीनिंग में थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको इससे थोड़ा आसान होगा कि आप इनको याद कर पाएं. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ये वो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं जो सब करेंगे नॉर्मली एग्जाम में किताबों से पढ़ करके, लेकिन ये वो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की श्रेणी में आता है जो ये किताबों में दिया नहीं है. 99% स्टूडेंट इस पर फोकस नहीं करेगा. तो यहां पर अगर आप फोकस करते हैं और एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप उनसे, कई लोगों से, कई हजार बच्चों से एग्जाम में आगे हो जाएंगे. मैं यहां ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इसी सीरीज से. यहां दोस्तों बात करेंगे, गाल्सवर्दी वाज एन ऑनेस्ट. गाल्सवर्दी को क्या कहा है, गाल्सवर्दी वाज एन ऑनेस्ट माइंड. गाल्सवर्दी को एक ऑनेस्ट माइंड की संज्ञा देती है, एक केयरफुल वर्कमैन, और एक केयरफुल वर्कमैन बता दिया है, एंड ए सिंसियर ह्यूमैनिटेरियन, और उनको ह्यूमैनिटेरियन भी बताया गया है. ऑनेस्ट माइंड का बता दिया गया, फिर केयरफुल वर्कमैन बता दिया गया, और उसके बाद सिंसियर ह्यूमैनिटेरियन भी उनको बता दिया गया. तो ये बात जे रेस्ले ने कही है दोस्तों. किसने, जे रेस्ले. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छा कोटेशन है. गाल्सवर्दी trusted after beauty as the saint after righteousness. जैसे जो संत होते हैं वो वास्तविकता को तलाशते हैं, ऐसे ही गाल्सवर्दी जो है वो ब्यूटी को तलाशते हैं, सुंदरता को तलाशते हैं. अपने जो प्लेज हैं उनको, जो नेचुरलिटी है, वास्तविकता है, उसकी जो ब्यूटी है उसको वो निखारते हैं, उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं. इट इज सेड बाय हरमन हाउल. दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं इस कोटेशन को नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए. हाँ, यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है. सिंस हिज डेथ इन 1933, 1933 में गाल्सवर्दी की मृत्यु से जो लेवल है ऑफ हिज पॉपुलरिटी, उनकी पॉपुलरिटी का, प्रसिद्धि का, हैज रिमेन्ड रिमार्केबली कंस्टेंट, वो अभी भी स्थिर बना हुआ है. किसने कहा है दोस्तों, जॉन हैम्पियन ने ये बात कही है. जॉन हैम्पियन ने कहा है कि जब से वो मरे हैं तब से उनकी जो पॉपुलरिटी है, उसका जो लेवल है वो कांस्टेंट है, अभी भी ऐसा ही है, बढ़ तो रहा है, रिमार्केबल है. जॉन
हैव बीन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जस्टिस इज ए कमेंट्री ऑन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया और जब ये क्वेश्चन दिया गया तो दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनको ये क्वेश्चन याद था और उनमें से एक मैं भी था दोस्तों। जब मैं एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत कम लोगों को आएंगे और ये मेरे को भी आता है। तो आपको मैं एक बार बता देता हूं, जस्टिस इज ए कमेंट्री। जस्टिस को एक कमेंट्री के रूप में दिखाया गया है, बताया गया है, किसके द्वारा? ऑन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रिजन जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी किसने कहा ये दोस्तों? एसी वार्ड। एसी वार्ड। जब ये ऑप्शन देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अपनी जो मेहनत है वो सफल हुई। मैंने एक कोटेशन के चक्कर में दोस्तों 61 कोटेशन याद की थी। आपको बता दूं ये जो रजिस्टर आप मेरा देख रहे हैं, मेरे को मालूम था कि एक कोटेशन कम से कम वो ट्रिब्यूट के रूप में, क्रिटिसिज्म के रूप में वो जरूर देगा। और मैंने एक क्वेश्चन को ठीक करने के लिए 61 क्वेश्चन तैयार किए थे, 61 ट्रिब्यूट। और दोस्तों ये मैंने किताब पढ़ करके नोट किए हुए हैं, अलग अलग किताब को पढ़ करके मैंने इनको नोट किया है और ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आप नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। 61 के 61 तो इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, मेरा पढ़ने का स्टाइल अलग था, आपका पढ़ने का स्टाइल अलग है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता था, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या वो इम्पोर्टेंट ना हो। एक्चुअली मेरी थ्योरी तो दोस्तों ये है कि एग्जाम के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता और अगर आप थोड़ा सा यूपी के एग्जाम को समझते हैं तो यूपी के एग्जाम में तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। सच बात तो ये है। क्यों? कई क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो क्वेश्चन एग्जाम में दिए होते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे एलटी ग्रेड में जो 30 नंबर का पार्ट था वो आपको मालूम होगा, सारे टॉपिक उसमें गायब कर दिए गए। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर हुआ उसमें बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उनको गायब कर दिया गया। तो ये यूपी है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास हमारी एज इतनी थी कि हमारे पास विकल्प ही नहीं था, तो इसलिए हमने वो सब किया जो हमें हमारे नंबर लाने की ओर यानी जॉब की ओर आगे ले जाता। हमने कोई उसमें कमी नहीं छोड़ी, तो इसलिए 61 मैंने याद किए थे। आप 30 भी कर लेंगे तो भी काम चलेगा। जस्टिस इज ए कमेंट्री ऑन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसी वार्ड ने इसको कहा है। इसके बाद है दोस्तों जस्टिस हैज लेस इक्वालिटी in the scales then its title would seem to demand. Justice has less equality in the scales than its title would seem to demand. बहुत ही कम समानता है इन द स्केल्स, पैमाने के रूप में अगर हम देखें तो। देन इट्स टाइटल, इसके टाइटल में, शीर्षक में, वुड सीम टू डिमांड, जो कुछ मांग करता हुआ या कुछ दर्शाता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ जस्टिस की बात हो रही है दोस्तों। जस्टिस ये आप ध्यान रखिए किसने कहा है? W.L. फेल्प्स ने ये कहा है, W.L. फेल्प्स। इन स्ट्राइफ, देखिए यहां पर जो बात है ये स्ट्राइफ के विषय में है दोस्तों, स्ट्राइफ जो उनका प्ले है। इन स्ट्राइफ कैपिटलिस्ट कास्ट फीलिंग, जो कैपिटलिस्ट की कास्ट फीलिंग है, दैट एनकाउंटर्स, वो एनकाउंटर कर देती है द क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस का,
एंड रिवोल्ट ऑफ लेबर, और रिवोल्ट कर देती है इसका लेबर। यानी कि आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है ये। आपको मालूम है स्ट्राइक प्ले के अंदर जो एक संघर्ष है वो दिखाया गया है कैपिटलिस्ट के बीच में और लेबरर्स के बीच में, तो उसी की बात यहाँ पर कही गई है। मैंने ये नाम पहले भी आपको बताया था। आपको कोट्स लिखा हुआ मिल सकता है, RH कोट्स लिखा हुआ मिल सकता है, और रॉबर्ट हैमिल्टन कोट्स लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, RH कोट्स या रॉबर्ट हैमिल्टन कोट्स के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट कोटेशन है दोस्तों, स्ट्राइफ विच फॉलोड इज परहैप्स हिज बेस्ट एंड मोस्ट कन्विंसिंग प्ले। ये भी कोट्स ने कहा है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों। स्ट्राइफ विच फॉलोड इज परहैप्स हिज बेस्ट एंड मोस्ट कन्विंसिंग प्ले। स्ट्राइफ को उनका बेस्ट प्ले बता दिया है किसने? रॉबर्ट हैमिल्टन ने, रॉबर्ट हैमिल्टन कोट्स ने। स्ट्राइफ को बेस्ट प्ले बताया है रॉबर्ट हैमिल्टन कोट्स ने। उसके बाद दोस्तों यहां पर इन्हीं का कोट है, इन्होंने बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं दिया है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ द होल एक्शन, स्ट्राइफ का जो द होल एक्शन है इन दिस प्ले, द होल एक्शन इन दिस प्ले टेक्स प्लेस बिटवीन नून एंड 6 और बिटवीन नून, दोपहर से शाम तक का ये सारा प्ले है अगर इसकी हम बात करते हैं। ऑन 1 फरवरी, इसमें जो दिन दिखाया गया दोस्तों वो 1 फरवरी का दिखाया गया है, 1 फरवरी के दिन की बात है। आफ्टरनून के बाद से यानी दोपहर से शाम तक का ये प्ले, इसको आप कह सकते हैं स्ट्राइक। ध्यान रखिएगा, उन्होंने ऐसा कहा है किसने? रॉबर्ट हैमिल्टन कोट्स। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्ले से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधे आते हैं हम 31 पे। आई एंजॉय, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप जरूर याद करें क्योंकि मुझे जो अनुभव है उसके आधार पर मैं बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीजीटी एग्जाम में। कई इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसी तरह का एक क्वेश्चन यहां भी है। इस बार आप इसको अच्छे से करें तैयार। आई एंजॉय, मैंने एंजॉय किया है, एंड एडमायर्ड और प्रशंसा योर प्ले। दोस्तों यहां थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, योर प्ले, तुम्हारे प्ले को। किसको? स्ट्राइफ को। इसके बारे में बात हो रही है दोस्तों, स्ट्राइफ के बारे में बात हो रही है। देखो दोस्तों एक चीज याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इट इज सेड बाय दिस अबाउट, तो किस प्ले के बारे में है ये भी आपको ध्यान रखना है। आई एंजॉयड एंड एडमायर्ड योर प्ले स्ट्राइफ, इट इज ए फाइन पीस। क्या बता दिया दोस्तों? इट इज ए फाइन पीस ऑफ वर्क, इट इज ए फाइन पीस ऑफ वर्क विच will long survive in silly chatter of the day, which will long survive in silly chatter of the day। ये चर्चिल ने कहा है to Galsworthy in a letter, it is said by Churchill to Galsworthy in a letter। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जोसेफ कॉनराड के द्वारा कही गई बात है, और आपको मालूम है कि इनकी फ्रेंडशिप हुई थी, तो इसलिए इस कोड को भी हम इंपॉर्टेंट कहेंगे। द मर्मर्स, जो मर्मर्स हैं, जो आवाजें हैं, जो बड़बड़ाने की आवाजें हैं, अगेंस्ट जॉय, जॉय के खिलाफ, शैल बी ड्रोन, वो डूब जाएंगी अर्थात समाप्त हो जाएंगी, इन सच ए शॉर्ट अराउंड स्ट्राइफ,
स्ट्राइप जैसे प्ले की जो धमक है उसके सामने एज दिस कंट्री हैज नॉट हर्ड एज दिस ऐसे वर्क को इस कंट्री ने इस समाज ने कभी भी नहीं सुना है फॉर 100 ईयर्स और मोर 100 वर्षों और उससे अधिक करते हुए। ये जोसेफ कॉनराड ने कहा है स्ट्राइप के बारे में दोस्तों, याद रखिएगा। इट इज सेड अबाउट स्ट्राइप फ्रॉम द पेन ऑफ जोसेफ कॉनराड। इंपॉर्टेंट है, आपको बताया है तो उसको याद करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। Judged by the standards of Grecian and Elizabethan art, Galsworthy's plays are not high tragedies। दोस्तों यहां से जो कोटेशंस शुरू हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है सभी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। जो भी ट्रिक आपको बेस्ट लगे उसके माध्यम से आप तैयार कर लीजिएगा। यदि आप बिना ट्रिक के अर्थ समझ करके याद करना चाहते हैं तो उसको भी आप याद कर सकते हैं पर प्लीज याद कर लीजिएगा। जज्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रीसियन एंड एलिजाबेथन आर्ट, जो अगर हम पैमाने पर आके एलिजाबेथन एज के ग्रीसियन आर्ट के, तो दोनों समय की जो कला है उनके मानकों के आधार पर अगर हम देखें तो गाल्सवर्दीज प्लेज आर नॉट हाई ट्रेजेडीज। वो गाल्सवर्दी के जो प्ले हैं वो हाई ट्रेजेडीज आप उनको नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही गई है। सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों, एज, इरा, समय हमेशा एक सा नहीं होता। जो राजा रानियों का समय था उसको वर्तमान से हम कंपेयर करें दोस्तों तो उसमें बहुत सारे अंतर होंगे। गाल्सवर्दी कभी राजा रानी की बात नहीं करता है। गाल्सवर्दी जिस समय में हुआ वो 19th सेंचुरी थी, मॉडर्न एज का वो समय था। तो जाहिर सी बात है जिस एज में आप हुए आप उसी कल्चर की, उसी सोसाइटी की बात करेंगे। हाँ ये जरूर है, कई बार बहुत सारे राइटर्स हिस्ट्री में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम साहित्य की बात करें तो वो साहित्य हमारे वर्तमान परिवेश से ही जुड़ा होता है। इसीलिए ये कहा गया है कि उनकी जो ट्रेजेडीज थी वो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की तरह, जैसे हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर है, ओथेलो है, इन ट्रेजेडीज की तरह हाई ट्रेजेडीज नहीं है, कॉमन ट्रेजेडीज हैं। और मैंने आपको बताया था गाल्सवर्दी के जो वर्क हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि जब मैं उनको पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं काल्पनिक चीजें पढ़ रहा हूं। मेरे को लगता है मैं वास्तव में जो हमारे समाज का अंग है उसको मैं समझ रहा हूं, उसको मैं पढ़ रहा हूं। तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है प्रोफेसर निकोल ने। ये पहले भी पूछा गया है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, तो उन्हीं का एक कोटेशन है दोस्तों, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। द रस्ट कैरेक्टर इज जॉन बार्थविक। जॉन बार्थविक को सबसे ज्यादा खराब कैरेक्टर की संज्ञा दे दी है R.H. कोर्ट्स ने, रॉबर्ट हैमिल्टन कोर्ट्स ने। R.H. कोर्ट्स कहते हैं कि जॉन बार्थविक जो है ना वो सबसे खराब कैरेक्टर है, चरित्र है, पात्र है गाल्सवर्दी के वर्क में। इट इज सेड अबाउट जॉन बार्थविक फ्रॉम द पेन ऑफ R.H. कोर्ट्स, रॉबर्ट हैमिल्टन कोर्ट्स। The Silver Box, Galsworthy's first dramatic work, a 3-act comedy। देखिए दोस्तों, सिल्वर बॉक्स को क्या कह दिया? सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दीज फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क, अ 3-act कॉमेडी। लियोन सैचलिट ने इसको कहा है दोस्तों। लियोन सैचलिट ने ये बात कही है कि सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क है और 3-act कॉमेडी, 3-act कॉमेडी इसको बता दिया है।
लियोन सैचलिट, याद रखिएगा। द केसेस ऑफ जैक एंड जोन्स आर ऑलमोस्ट बट नॉट पैराल। देखिए क्या कहा गया है, द केस, अगर केस की बात करें हम जैक बार्थविक के और जोन्स के, दोनों ने ही चोरी की है, तो आर ऑलमोस्ट, वो लगभग समान है, बट नॉट पैराल, परंतु उन्हें पूर्णता नहीं मिलती है, पूर्ण समानता देखने को नहीं मिलती है। इट इज ऑल्सो सेड बाय कोर्ट्स, RH कोर्ट्स। दोस्तों ये भी जो कहा है वो भी RH कोर्ट्स ने कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्लॉट ऑफ द सिल्वर बॉक्स। अब बात कर रहे हैं दोस्तों सिल्वर बॉक्स के बारे में। द प्लॉट ऑफ द सिल्वर बॉक्स इज द स्ट्रगल ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट सोसाइटी। जो प्लॉट है सिल्वर बॉक्स का, वो आप एक संघर्ष कह सकते हैं, एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्तिगत का, अगेंस्ट सोसाइटी, समाज के खिलाफ। वो जो बात है द सिल्वर बॉक्स के विषय में, प्लॉट से रिलेटेड, ये जो कहा है लियोन सैचलिट ने कहा है, ध्यान रखिएगा। The Silver Box is called by its author a social comedy. सिल्वर बॉक्स को सोशल कॉमेडी कहा है। The Silver Box is called by its author a social comedy. इसने कहा है F.W. चैंडलर ने। F.W. चैंडलर ने ये बात कही है कि जो सिल्वर बॉक्स है उसको इसके ऑथर के द्वारा ही एक सोशल कॉमेडी बताया गया है। उसके बाद है दोस्तों द सिल्वर बॉक्स। थोड़ा टफ यहाँ पे आपको हो जाएगा क्योंकि एक ही राइटर के द्वारा 2-3 कोर्स हैं, तो आप दोस्तों उनको लिख करके, जो एक ही राइटर के कोर्स है उसके अनुसार आप फिर याद करें। द सिल्वर बॉक्स shows us human nature। जो सिल्वर बॉक्स है वो हमको ह्यूमन नेचर दर्शाता है, दिखाता है, उसके जो विभिन्न पहलू हैं वो हमको दर्शाता है। इसने कहा है लियोन सैचलिट। ये भी कहा है दोस्तों किसने, लियोन सैचलिट। उसको याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बता दिया, अगर एक साथ याद ना करें तो एक जगह इनको कोटेशंस को लिख लें जो एक राइटर के, उसके बाद फिर इनको किसी भी अपनी विधि से आप इनको याद करें, पर आपको याद जरूर करना। The silver box is one of the earliest successful application of the extreme naturalistic method in English drama। दोस्तों देखिए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जब तक कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती जब तक वो एग्जाम में आ ना जाए। जब वो AC बार्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बेकर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि आएंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन आ गए और हमारे एग्जाम में ठीक हो गए तो सच में हमें तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कम ही मिलते हैं। तो आप इसको ये ना समझें, सीधे इनको आप बस प्रिपेयर करें, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन इनमें से मिलेगा तो आपको भी सच में बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुई। The silver box is one of the earliest successful application of the extreme naturalistic method in English drama. It is said by F.W. Chandler। F.W. Chandler ने ये कहा है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा कोटेशन है।
इसके बाद दोस्तों सीधे हम आते हैं 45 कोटेशन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो लेस देन 10 ऑफ हिज ड्रामाज आर इन सम वे कनेक्टेड विद जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो लेस देन 10 ऑफ हिज ड्रामाज, 10 कम से कम 10 मान लीजिए आप, उनके जो ड्रामाज वो किसी न किसी प्रकार से जस्टिस, न्याय से रिलेटेड है। इट इज सेड बाय लियोन सर्चलिट। लियोन सर्चलिट की जो क्रिश्चियन है, ट्रिब्यूट है, उनमें से दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ट फॉर मेंस सेक इज द एसेंस ऑफ गाल्सवर्दीज वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज बेकर का ये कोटेशन है और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा गया था टीजीटी एग्जाम में, जीपी बेकर आप कह सकते हैं। आर्ट फॉर मेंस सेक, जो आर्ट है, कला है, मेंस सेक, मनुष्य के वास्ते, इज द एसेंस, वही सार है, निचोड़ है, ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेस, गाल्सवर्दी के प्लेस का, वर्क्स का। इट इज सेड बाय जीपी बेकर। इट इज ए 47, okay. It is a penetrating study of life in its time. It is a picture of almost unbelievable conditions in Edwardian England about silver box, जॉर्ज पी बेकर। दोस्तों ये कोटेशन भी जॉर्ज पी बेकर ने, जीपी बेकर ने कही है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही कोटेशन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों जगह जीपी बेकर का नाम है। इट इज ए पेनिट्रेटिंग स्टडी ऑफ लाइफ इन इट्स टाइम। इट इज ए पिक्चर ऑफ ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल कंडीशंस इन एडवर्डियन इंग्लैंड। ये बात सिल्वर बॉक्स के बारे में जॉर्ज पी बेकर ने कही। तो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आपको याद करना है। दोस्तों मेहनत ज्यादा है लेकिन सफलता निश्चित है। कंपटीशन तगड़ा है, उससे अपनी सीट कंफर्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। quotation, the real effect of the play consists in contrast between Bartwick household. सॉरी दोस्तों, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कोटेशन को आप छोड़ दीजिए, गलती से मैंने पढ़ दिया है। 48 नंबर का कोटेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ऑफ मैकबेथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलती से मैंने 49 नंबर का कोटेशन पढ़ दिया था। ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, और यहाँ पर जो उसके राइटर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये वाला कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम इस बार के एग्जाम के लिए। इट इज नॉट ऑफ मैकबेथ एंड हैमलेट्स दैट गाल्सवर्दी राइट्स। इट इज नॉट ऑफ मैकबेथ, ये मैकबेथ की बात नहीं है, हैमलेट की बात नहीं है, ट्रेजेडी की बात नहीं है, राजा रानी की बात नहीं है। दैट गाल्सवर्दी राइट्स, जो गाल्सवर्दी लिखते हैं। किसके बारे में कहा गया है दोस्तों? इट इज सेड अबाउट द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जो इनका वर्क है उसके बारे में ये कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों बातें आपको याद नहीं है। किसने कहा? एलाडाइस निकोल ने कहा है। किस वर्क के बारे में कहा है? ये सिल्वर बॉक्स के बारे में कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मेरी बात की गंभीरता को आप समझ रहे हैं। गाल्सवर्दी turned the knowledge of law gained through his legal training to excellent use। देखिए दोस्तों, गाल्सवर्दी ने जो अपना कानून संबंधी ज्ञान था, जो उन्होंने लीगल ट्रेनिंग के माध्यम से पाया था, उसको अपने वर्ड्स में उड़ेल दिया। ये बात कही गई है किसके द्वारा? हरमन ऑल्ड के द्वारा। हरमन ऑल्ड ने
इसको कहा है कि गाल्सवर्दी ने ओपन कर दिया द नॉलेज को, टर्न ऑफ लॉ अगेन, जो कानून की उन्होंने प्राप्त की थी थ्रू हिज लीगल ट्रेनिंग, अपनी लीगल ट्रेनिंग के द्वारा। जैसे कि आपको मालूम है गाल्सवर्दी एक एडवोकेट थे, एक वकील थे, उनके पिता उनको वकील बनाना चाहते थे, उन्होंने वकालत की लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो वही जो उनका ट्रेनिंग थी, जो पीरियड था, जो वकालत उन्होंने पढ़ी थी, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं अपने वर्क में इस्तेमाल किया है। आई स्पेंट लास्ट फ्राइडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट निशान लगा लीजिएगा। आई स्पेंट लास्ट फ्राइडे एंड सैटरडे इन लीव्स प्रिजन। मैंने एक घटना जरूर आपको बताई होगी कि गाल्सवर्दी ने प्रिजन हाउस में एडा पियर्सन के साथ, एडा गाल्सवर्दी के साथ टूर किया था। हॉस्पिटल में इन्होंने वर्क किया है और वहां पर जो इन्होंने जो स्थिति देखी है, दो चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पर एक प्रिजन हाउस ये घूमने गए हैं और दूसरा इन्होंने हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए वर्क किया था। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है। उसी से रिलेटेड एक बात है कि आई स्पेंड लास्ट फ्राइडे, मैंने अपना जो फ्राइडे था, पिछला फ्राइडे, वो कहाँ गुजारा है, एंड सैटरडे इन लीव्स प्रिजन में। तो ये बात उन्होंने बताई है गाल्सवर्दी ने इन ए लेटर टू एडवर्ड गार्नेट को उन्होंने ये बात बताई है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 54 की बात करेंगे। द सिल्वर बॉक्स एंड जस्टिस आर नॉट गुड आर्ट एंड बिकॉज दे exaggerate they are not good argument, they are not good argument। सिल्वर बॉक्स और जस्टिस की बात हो रही है, उसको नॉट गुड आर्गुमेंट बताया है, एक अच्छा वार्तालाप बताया है। तो उसको ध्यान रखिएगा। एडवर्ड स्टेंक्स ने ये कहा है, एडवर्ड सिंह ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं नहीं कह सकता हूं जस्टिस को और सिल्वर बॉक्स को, नॉट गुड आर्गुमेंट, अच्छा, इट इज एग्जैगरेटेड, इसको बस बढ़ा दिया गया है। एस्केप published in 1926 has some surface likeness to Justice published in 1910। देखिए, एस्केप जो 1926 और has some surface likeness to Justice published in 1910, R.H. कोर्स ने ये कहा है, रॉबर्ट हैमिल्टन कोर्स ने। तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, लिख करके प्रैक्टिस कर लें। दोनों वर्क की जो डेट्स हैं उसके साथ सिमिलरिटी बताने की बात हो रही है। इसके बाद दोस्तों हम सीधे चलेंगे, जो कोट है 60 और 61। या जस्टिस इज ए लीगल डायग्राम यूज्ड टू हैरो। Justice is a legal diagram used to harrow the feeling of audience with horrors of prison life। Justice is a legal diagram, एक legal diagram है, used to harrow, जो harrow किया गया है जगाने के लिए, the feelings of the audience, जो जनता के विचार हैं उसको, विद द हॉरर्स, भय से, किसके भय से, प्रिजन लाइफ की जो उस समय की खराब स्थिति थी उसको दर्शाने के लिए जस्टिस जैसा प्ले लिखा गया और जस्टिस ने सनसनी फैला दी सारे में, उस सिस्टम को उजागर कर दिया और बहुत ज्यादा ये उस समय फेमस हुआ। तो ये जॉर्ज सैमसन ने ये बात कही है दोस्तों, जॉर्ज सैमसन ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट कोटेशन है दोस्तों, द प्ले इज ए प्रोपोगेंडा। द प्ले इज ए प्रोपोगेंडा। द प्ले इज ए प्रोपोगेंडा, ये कहा गया है गाल्सवर्दी के बारे में और W.L. फेल्प्स ने ये बात कही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कोटेशंस हैं
जो ट्रिब्यूट्स हैं, जो क्रिटिसिज्म हैं, वो समाप्त हुए गाल्सवर्दी के बारे में। इनको लिख लें, और जिनको मैंने बहुत ज्यादा मोस्ट बताया दोस्तों, उनको तो कम से कम आप तैयार कर लें। वैसे मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपको नंबर लाना है तो आपको उनको सबको तैयार करना पड़ेगा। ट्रिक कोई भी लगाइए, साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज कीजिए, लेकिन ये आपको करना ही होगा। आपने जो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी ही हम 1 और 2 वीडियो में गाल्सवर्दी को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।